बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोग्राफी विद साकिर। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोग्राफी विद साकिर पर। दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे सोशियोलॉजी बी थर्ड सेमेस्टर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों आज का ये पेपर आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और इसमें हमने जो प्रश्न रखा है वो पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं। उसी प्रश्नों को हमने इस प्रश्न पत्र में संकलित करने की कोशिश की है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो को शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का जो है वो सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत है। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत या विचार प्रस्तुत करता है कि समाज एक निश्चित चक्रीय प्रक्रिया के तहत समय के साथ बदलता है। इस सिद्धांत के अनुसार समाजों में बदलाव और विकास एक निश्चित क्रम में होते हैं, जिससे समाज हर कुछ समय बाद एक समान या सामान्य रूप में पुनः स्थापित हो जाता है। चलिए दोस्तों और आगे जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में। मुख्य विचार इसका क्या है? चक्रीय सिद्धांत में यह माना जाता है कि समाजों के विकास की प्रक्रिया एक निरंतर चक्र के रूप में चलती है, जिसमें विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक बदलाव होते हैं। यह बदलाव निरंतर आते रहते हैं और समाज समय के साथ पुनर्निर्माण और पुनरुत्थान की दिशा में आगे बढ़ता रहता है। चलिए दोस्तों देखते हैं इसी के बारे में और आगे देखो बहुत बड़े बड़े विद्वान दो आ गए, अगस्त काम्टे और हर्बर्ट स्पेंसर। ये बहुत बड़े विद्वान हैं। देखिए ये इस प्रश्न के बारे में क्या कहते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर और इस सिद्धांत को सबसे पहले प्रसिद्ध समाजशास्त्री अगस्त कॉम्ट और हर्बर्ट स्पेंसर ने विकसित किया। उनके अनुसार समाज 3 मुख्य चरणों से गुजरता है। थियोक्रेटिक, जिसको धार्मिक कहते हैं, मेटाफिजिकल, जिसको दार्शनिक, और वैज्ञानिक, जिसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इन चरणों के माध्यम से समाज अपना विकास करता है और पुनः अपने प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है। चलिए दोस्तों देखते हैं और आगे क्या है। समाज का चक्रीय विकास कैसे होता है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चक्रीय सिद्धांत के अनुसार समाजों में सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन ये परिवर्तन पुनरावृत्ति और चक्रीय होते हैं। समाज कभी भी स्थिर नहीं रहता, बल्कि हमेशा नए बदलाव और सुधारों के दौर से गुजरता रहता है। चलिए दोस्तों और भी आगे इसके निष्कर्ष के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। निष्कर्ष आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इस सिद्धांत के अनुसार समाज का विकास एक चक्रीय प्रक्रिया है, जिसमें एक निश्चित क्रम में बदलाव से गुजरते हैं और पुनः एक नई स्थिति में पहुंचते हैं। यह सिद्धांत सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया को समझने में सहायक होता है और यह दर्शाता है कि समाज में परिवर्तन अनिवार्य है, लेकिन यह निरंतर और चक्रीय प्रक्रिया है। चलिए दोस्तों देखते हैं कि अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सामाजिक परिवर्तन का जनसंख्यात्मक सिद्धांत के बारे में बताइए। सामाजिक परिवर्तन का जनसंख्यात्मक सिद्धांत। चलिए दोस्तों इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सामाजिक परिवर्तन का जनसंख्यात्मक सिद्धांत यह विचार प्रस्तुत करता है कि समाजों में होने वाले बदलावों का गहरा संबंध जनसंख्या वृद्धि, घटाव और जनसंख्या के संरचनात्मक परिवर्तनों से है। यह सिद्धांत मानता है कि समाजों में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का कारण जनसंख्यात्मक कारण होते हैं, जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, अपरवास और जनसंख्या का वितरण। चलिए दोस्तों और भी इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। इसका मुख्य विचार क्या है? मुख्य विचार के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जनसंख्यात्मक सिद्धांत के अनुसार जब किसी समाज में जनसंख्या में वृद्धि होती है तो इससे संसाधनों की उपलब्धता पर दबाव पड़ता है, जिसके कारण आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संरचनाओं में बदलाव आते हैं। उच्च जनसंख्या वृद्धि से बेरोजगारी, संसाधनों की कमी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ सकता है, जो कि सामाजिक असंतोष, संघर्ष का कारण बनता है। इसके विपरीत यदि जनसंख्या घटती है तो समाज के पास संसाधनों का भंडार बढ़ जाता है, लेकिन इससे श्रम की कमी और सामाजिक संतुलन की भी उत्पन्न हो सकते हैं। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और भी कुछ जानने की कोशिश करते हैं। थियोडोर शार्लोट और मार्क्स का दृष्टिकोण क्या है इस प्रश्न के माध्यम से। थियोडोर शार्लोट जैसे समाजशास्त्रियों ने यह माना है कि जनसंख्या वृद्धि और संसाधनों के बीच असंतुलन सामाजिक समस्याओं का कारण बनता है। वहीं कार्ल मार्क्स ने जनसंख्या और श्रमिक वर्ग के बीच संबंध को महत्व देते हुए बताया कि बढ़ती जनसंख्या मजदूरी की दर और सामाजिक वर्ग संरचनाओं को प्रभावित करती है। चलिए दोस्तों जनसंख्यात्मक परिवर्तन के प्रभाव के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसके प्रभाव के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जनसंख्यात्मक परिवर्तन सामाजिक ढांचे, श्रम बाजार, परिवार की संरचना और आर्थिक विकास पर प्रभाव डालता है। जब जनसंख्या युवा होती है तो विकास के लिए एक अवसर हो सकता है, लेकिन वृद्धावस्था की ओर बढ़ती जनसंख्या समाज में वृद्धावस्था सेवाओं और
स्वायत्त संस्थाओं की मांग को बढ़ाती है। चलिए दोस्तों, इसके निष्कर्ष के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। निष्कर्ष इसका आ चुका है स्क्रीन पर आपकी। जनसंख्या सिद्धांत यह समझाता है कि समाज में होने वाले परिवर्तन जनसंख्या के आकार, संरचना और वितरण से प्रभावित होते हैं। या समाज में जनसंख्या वृद्धि या घटाव के परिणाम स्वरूप कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव होते हैं जो समाज के विकास और परिवर्तन की दिशा को प्रभावित करते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में बताएं। सूचना प्रौद्योगिकी क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, इसको इंग्लिश में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी IT से तात्पर्य उन तकनीकों से है जो सूचना को संकलित, संग्रहित, प्रसंस्कृत और प्रसारित करने में मदद करती हैं। इनमें कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग और डेटा प्रबंधन की प्रक्रिया शामिल है। IT का उद्देश्य सूचनाओं को तेज़ी से और सही तरीके से उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाना है, जिससे व्यवसायों, संगठनों और व्यक्तियों को निर्णय लेने, कार्यों को अधिक कुशलता से करने और संचार को सरल बनाने में सहायता मिलती है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन। सूचना प्रौद्योगिकी के तत्व के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के तत्व के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख तत्वों में कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, डाटाबेस और इंटरनेट शामिल हैं। इसका उपयोग सूचना को प्रोसेस करने, संग्रहित करने और साझा करने के लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभाव के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभाव। IT ने शिक्षा, सुधार, व्यापार और सरकार जैसे क्षेत्रों में क्रांति ला दी है। इसके माध्यम से दुनिया भर में तेज और प्रभावी संचार संभव हुआ है। इसके अलावा इसके द्वारा उत्पन्न डेटा विश्लेषण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे नवाचारों ने विकास के नए रास्ते खोले हैं। चलिए दोस्तों, इसके निष्कर्ष के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। निष्कर्ष आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निष्कर्ष: सूचना प्रौद्योगिकी आज के डिजिटल युग का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है और यह समाज के सभी क्षेत्रों में विकास और सुधार के लिए महत्वपूर्ण उपकरण बन चुकी है। चलिए दोस्तों, सांस्कृतिकरण डॉक्टर श्रीनिवास के अनुसार जानने की कोशिश करते हैं। सांस्कृतिकरण डॉक्टर श्रीनिवास जी के अनुसार जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर MN श्रीनिवास भारतीय समाजशास्त्र के प्रमुख विचारक थे, जिन्होंने सांस्कृतिकरण, कल्चरल डिफेशियन की अवधारणा को विकसित किया। उनका मानना था कि सांस्कृतिकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक समाज की सांस्कृतिक विशेषताएं अन्य समाजों में फैलती हैं। वह इसे भारतीय समाज में बदलाव और समावेशन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानते थे, जो समाज की परंपरागत रचनाओं में परिवर्तन का कारण बनती है। चलिए दोस्तों, देखते हैं और आगे। सांस्कृतिकरण का अर्थ और प्रक्रिया। सांस्कृतिकरण का मतलब है जब किसी समाज के लोग अन्य समाज के सांस्कृतिक तत्वों को अपनाते हैं और अपने समाज में समाहित करते हैं। तो डॉक्टर श्रीनिवास ने इसे भारतीय समाज के संदर्भ में समझाया और बताया कि यह प्रक्रिया भारतीय जाति व्यवस्था, पारंपरिक रीति रिवाजों और सामाजिक ढांचे में बदलाव लाती है। इसे विशेष रूप से निम्न जातियों द्वारा उच्च जातियों की सांस्कृतिक विशेषताओं को अपनाने के संदर्भ में देखते हैं। चलिए दोस्तों, और भी आगे जानने की कोशिश करते हैं। सांस्कृतिकरण और जाति व्यवस्था। सांस्कृतिकरण और जाति व्यवस्था, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर श्रीनिवास ने सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया को जाति व्यवस्था से जोड़ते हुए बताया कि निम्न जातियाँ उच्च जातियों के संस्कारों और परंपराओं को अपनाने की कोशिश करती हैं, जिससे समाज में सामाजिक एकता और समानता का विकास होता है। वह मानते थे कि यह सांस्कृतिक समावेशीकरण समाज में असमानताओं को कम करने और सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाने का एक उपाय है। चलिए दोस्तों, और भी आगे इसके निष्कर्ष के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसका निष्कर्ष आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निष्कर्ष: डॉक्टर श्रीनिवास का सांस्कृतिकरण का सिद्धांत भारतीय समाज में सांस्कृतिक बदलाव की एक गहरी समझ प्रदान करता है। इसके द्वारा समाज में ऊंच नीच की सीमाओं को पार करके विभिन्न जातियां और वर्ग एक दूसरे के सांस्कृतिक प्रभाव को अपनाते हैं, जिससे समाज में सुधार और बदलाव की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। यह सिद्धांत भारतीय समाज में समावेशन और समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चलिए दोस्तों, देखते हैं एक और अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को। सांस्कृतिक विलंबना क्या है? सांस्कृतिक विलंबना के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सांस्कृतिक विलंबना। सांस्कृतिक विलंबना एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक संस्थाओं और सांस्कृतिक तत्वों में बदलाव तकनीकी या वैज्ञानिक विकास के साथ साथ नहीं होते। इस अवधारणा को समाजशास्त्री विलियम फ्लेमिंग ऑकबर्न ने विकसित किया था। वह मानते थे कि जब कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में तेजी से विकास होता है, वही समाज की सांस्कृतिक और नैतिक संस्थाएं उस विकास के साथ तालमेल नहीं बैठा पाती हैं, जिससे एक प्रकार का विलंब उत्पन्न होता है। चलिए दोस्तों,
सांस्कृतिक विलंबना का प्रभाव क्या है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सांस्कृतिक विलंबना का प्रभाव, जब कोई नया तकनीकी विकास होता है तो उस पर समाज की मान्यताएं और मूल प्रतिक्रिया देने में समय लेती हैं। उदाहरण के रूप में इंटरनेट का विकास बहुत तेज़ी से हुआ, लेकिन इसके साथ जुड़ी कानूनी और नैतिक व्यवस्थाओं में समय लगा। इसी प्रकार सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थाएं तकनीकी परिवर्तनों को स्वीकार करने और उन्हें अनुकूलित करने में विलंब करती हैं। चलिए दोस्तों, इसके भी निष्कर्ष के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसका भी निष्कर्ष आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निष्कर्ष के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सांस्कृतिक विलंबना समाज में सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव के साथ तालमेल बैठाने में एक चुनौती पेश करता है। यह समाज के विकास में बाधा डाल सकता है, लेकिन समय के साथ बदलाव धीरे धीरे स्वीकार किए जाते हैं। चलिए दोस्तों, पश्चिमीकरण के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पश्चिमीकरण के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आप क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पश्चिमीकरण एक सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया है जिसमें एक समाज अपनी पारंपरिक सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक संरचनाओं को छोड़कर पश्चिमी देशों, विशेष रूप से यूरोप और अमेरिका की संस्कृति और जीवन शैली को अपनाता है। यह अवधारणा मुख्यतः ब्रिटिश उपनिवेशवाद और औद्योगिकरण के दौरान विकसित हुई, जब उपनिवेशी देशों ने पश्चिमी शैक्षिक प्रणाली, विज्ञान, तकनीकी नवाचार और जीवन शैली को अपनाना शुरू किया। चलिए दोस्तों, पश्चिमीकरण के तत्व के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पश्चिमीकरण के तत्व क्या हैं? पश्चिमीकरण के प्रमुख तत्वों में आधुनिक शिक्षा, विज्ञान, तकनीकी विकास, लोकतंत्र, पूंजीवाद, फैशन और पश्चिमी जीवन शैली शामिल है। यह प्रक्रिया विशेष रूप से शहरीकरण, औद्योगिकरण और वैश्वीकरण के प्रभाव से तेज हुई है। चलिए दोस्तों, पश्चिमीकरण के प्रभाव के बारे में फिर से जानने की कोशिश करते हैं। पश्चिमीकरण के समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा है। कुछ समाजों में यह सांस्कृतिक समृद्धि, सामाजिक बदलाव और तकनीकी उन्नति का कारण बना, जबकि अन्य समाजों में पारंपरिक मूल्य और पहचान की हानि भी हुई। विशेष रूप से विकासशील देशों में स्थानीय संस्कृतियों और परंपराओं पर एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा और चुनौती प्रस्तुत करता है। चलिए दोस्तों, इसके भी निष्कर्ष के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसका निष्कर्ष आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पश्चिमीकरण ने दुनिया भर में समाजों के विकास और उनके सांस्कृतिक रूप को प्रभावित किया है। यह एक सकारात्मक बदलाव के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन इसके साथ ही यह सांस्कृतिक पहचान की हानि और पारंपरिक संरचनाओं पर प्रभाव भी डालता है। चलिए दोस्तों, आधुनिकीकरण डॉक्टर श्रीनिवास के अनुसार देखते हैं। आधुनिकीकरण क्या है, डॉक्टर श्रीनिवास के अनुसार देखते हैं। डॉक्टर एम एन श्रीनिवास भारतीय समाजशास्त्र के प्रमुख विचारक थे, जिन्होंने आधुनिकता और समाज में उसके प्रभाव पर गहरी चर्चा की। उन्होंने आधुनिकीकरण को एक महत्वपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया। उनके माध्यम से समाज अपनी पारंपरिक संरचनाओं, मान्यताओं को बदलकर नए और आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाता है। चलिए दोस्तों, और भी जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में। आधुनिकीकरण का अर्थ और इसकी प्रक्रिया क्या है? आधुनिकीकरण का अर्थ और इसकी प्रक्रिया के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आधुनिकीकरण के तहत डॉक्टर श्रीनिवास ने बताया कि यह केवल तकनीकी और भौतिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तनों की प्रक्रिया भी शामिल है। उनका मानना था कि समाज में परंपरा और आधुनिकता के बीच एक संतुलन बनाना आवश्यक है। वह इसे विशेष रूप से भारतीय संदर्भ में देखते हैं, जहां पारंपरिक दृष्टिकोण और सामाजिक ढांचे को चुनौती दी जाती है, जबकि पश्चिमी आधुनिकता के प्रभाव को अपनाया जाता है। चलिए दोस्तों, आधुनिकीकरण के घटक को देखते हैं। आधुनिकीकरण के घटक क्या हैं? श्रीनिवास के अनुसार आधुनिकीकरण में शिक्षा, विज्ञान, लोकतांत्रिक संस्थाएं, तकनीकी विकास और सामाजिक समानता के तत्व शामिल हैं। वह यह मानते थे कि जब एक समाज आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरता है तो उसमें जातिवाद, लैंगिक भेदभाव और सामंती मानसिकता जैसे परंपरागत बाधाएं धीरे धीरे कम होती हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में आधुनिकीकरण क्या है? भारत में आधुनिकीकरण के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को डॉक्टर श्रीनिवास ने गहरे रूप में अध्ययन किया। उन्होंने भारतीय समाज में पश्चिमी शिक्षा, विज्ञान, औद्योगिकरण और लोकतांत्रिक राजनीति के प्रभाव को देखा। हालांकि वह यह भी मानते थे कि भारतीय समाज में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया धीमी और चुनौतीपूर्ण रही, क्योंकि यह पारंपरिक भारतीय मूल्य और सांस्कृतिक पहचान से टकराती थी। चलिए दोस्तों, देखते हैं और अगले इसके निष्कर्ष के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसके निष्कर्ष के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर श्रीनिवास का आधुनिकीकरण का दृष्टिकोण यह बताता है कि एक समाज का आधुनिकीकरण केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि उसकी गहरी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संरचनाओं में बदलाव लाता है। यह प्रक्रिया भारतीय समाज में बदलाव, सामाजिक समावेश और विकास के नए रास्ते खोलती है, लेकिन इसमें पारंपरिक मूल्यों और आधुनिक दृष्टिकोण के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं एक और अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को। आधुनिकीकरण मेरियन जेबी के अनुसार। मेरियन जेबी एक बहुत बड़े सोशियोलॉजी के वेत्ता हैं। दोस्तों,
तो ये इन्होंने आधुनिकीकरण की परिभाषा दी है। चलिए इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मेरियन जेबी एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे जिन्होंने आधुनिकीकरण की अवधारणा को समाजशास्त्र के अध्ययन में महत्वपूर्ण रूप से शामिल किया। उनके अनुसार आधुनिकीकरण एक जटिल और व्यापक प्रक्रिया है जिसमें समाज के विभिन्न पहलुओं में दबाव होता है, जैसे कि सामाजिक संरचनाएं, सांस्कृतिक मान्यताएं, आर्थिक प्रक्रियाएं और राजनीतिक संस्थाएं। यह प्रक्रिया पारंपरिक या पिछड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था को आधुनिक वैज्ञानिक और औद्योगिक व्यवस्था से प्रतिस्थापित करती है। आधुनिकीकरण का अर्थ और प्रक्रिया इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मेरियन जेबी के अनुसार आधुनिकीकरण का मतलब केवल तकनीकी और औद्योगिक विकास नहीं, बल्कि इसमें शामिल सांस्कृतिक और राजनीतिक बदलाव भी शामिल हैं। उनका मानना था कि एक समाज को आधुनिक बनाने के लिए उसके आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं में परिवर्तन आवश्यक होते हैं। इसके तहत शहरीकरण, औद्योगिकरण, विज्ञान और तकनीक उन्नति, लोकतांत्रिक मूल्यों के विस्तार और श्रमिक वर्ग की सामाजिक स्थिति में सुधार को देखा जाता है। पारंपरिक और आधुनिक समाजों के बीच अंतर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मेरियन जेबी ने पारंपरिक और आधुनिक समाजों के बीच अंतर को स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि पारंपरिक समाजों में संरचनात्मक कठोरता, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और सीमित सामाजिक गतिशीलता होती है, जबकि आधुनिक समाजों में तकनीकी विकास, शहरीकरण, औद्योगिकरण और खुले सामाजिक अवसरों की पहचान होती है। वह मानते थे कि जब एक समाज आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरता है तो उसमें पारंपरिक मान्यताओं और सामाजिक संरचनाओं में बदलाव आता है। चलिए इसके भी निष्कर्ष के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसका भी निष्कर्ष आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मेरियन जेबी के अनुसार आधुनिकीकरण एक समग्र और निरंतर प्रक्रिया है जो समाज को पारंपरिक दृष्टिकोण से लेकर आधुनिकता की ओर ले जाती है। यह समाज के विकास और सुधार के लिए जरूरी है, लेकिन इसके दौरान सांस्कृतिक और सामाजिक बदलाव का उचित संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को। वैश्वीकरण क्या है? लेचनर के अनुसार वैश्वीकरण की उदाहरण दीजिए। वैश्वीकरण की परिभाषा दीजिए लेचनर के अनुसार। चलिए दोस्तों इसको भी जानने की कोशिश करते हैं। लेचनर ने वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में समझा है जिसमें दुनिया भर के समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृतियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं। उनके अनुसार वैश्वीकरण केवल एक आर्थिक या व्यापारिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और तकनीकी संदर्भों में फैला हुआ है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो समाजों को एक दूसरे के साथ अधिक गहरे और जटिल रूप में जोड़ देती है। चलिए दोस्तों वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वैश्वीकरण की विशेषताएं। लेचनर के अनुसार वैश्वीकरण के मुख्य रूप से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT का महत्वपूर्ण योगदान है, जो दुनिया भर में तेजी से जानकारी का आदान प्रदान सुनिश्चित करता है। इसके अलावा वैश्वीकरण ने समाजों में सांस्कृतिक आदान प्रदान, अर्थव्यवस्था की इंटरनेशनलाइजेशन और राजनीतिक रिश्तों में नए आयाम जुड़े हैं। चलिए दोस्तों वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। लेचनर ने वैश्वीकरण को एक मिश्रित प्रभाव के रूप में देखा, जिसमें विकास के अवसर और सामाजिक असमानताएं दोनों ही हो सकती हैं। यह प्रक्रिया विकासशील देशों में अधिक उन्नति ला सकती है, लेकिन इसके साथ ही पारंपरिक संस्कृतियों पर दबाव भी डालती है, जिससे सांस्कृतिक पहचान की चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। चलिए दोस्तों इसके निष्कर्ष के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसका निष्कर्ष आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लेचनर के अनुसार वैश्वीकरण एक वैश्विक परिघटना है जो सभी पहलुओं पर प्रभाव डालता है और इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को समझना आवश्यक है। चलिए दोस्तों वैश्वीकरण P. रॉबर्टसन के अनुसार देखते हैं। वैश्वीकरण P. रॉबर्टसन के अनुसार P. रॉबर्टसन इसके बारे में क्या कहते हैं। P. रॉबर्टसन वैश्वीकरण के अध्ययन में एक प्रमुख समाजशास्त्री माने जाते हैं। उन्होंने वैश्वीकरण को एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जो समाजों को अधिक सांस्कृतिक, राजनीतिक और तकनीकी दृष्टिकोण से आपस में जोड़ती है। उनके अनुसार वैश्वीकरण केवल एक भौतिक और आर्थिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि यह एक सांस्कृतिक प्रक्रिया भी है जो लोगों की पहचान, सोच और मान्यताओं को प्रभावित करती है। वैश्वीकरण के द्वैत प्रभाव के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वैश्वीकरण का द्वैत प्रभाव। रॉबर्टसन के अनुसार वैश्वीकरण का प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में होता है। एक और यह सांस्कृतिक आदान प्रदान, तकनीकी विकास और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देता है, जबकि दूसरी ओर यह स्थानीय संस्कृतियों और परंपराओं पर दबाव डाल सकता है। उन्होंने वैश्वीकरण को ग्लोबलिटी और लोकलिटी के बीच एक संतुलन की प्रक्रिया के रूप में देखा है। इसका मतलब यह है कि वैश्वीकरण एक और दुनिया को अधिक एकजुट बनाता है
वहीं दूसरी ओर स्थानीय पहचान और सांस्कृतिक विविधता को भी महत्वपूर्ण बनाता है। चलिए दोस्तों, वैश्वीकरण की संरचना के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वैश्वीकरण की संरचना। रॉबर्टसन का मानना था कि वैश्वीकरण केवल आर्थिक और व्यापारिक संबंधों तक सीमित नहीं, बल्कि यह समाजों के सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तनों को भी प्रभावित करता है। उन्होंने इसे एक निरंतर विकसित होने वाली प्रक्रिया के रूप में देखा, जो समय के साथ और अधिक जटिल होती जाती है। इसका निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पी रॉबर्टसन के अनुसार वैश्वीकरण एक द्वैत प्रक्रिया है, जिसमें समग्रता के साथ स्थानीय और वैश्विक दृष्टिकोणों का संयोजन होता है। यह न केवल भौतिक और आर्थिक परिवर्तनों को दर्शाता है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सार्वभौमिकरण मिल्टन सिंगर एवं रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार। चलिए दोस्तों, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मिल्टन सिंगर और रॉबर्ट रेडफील्ड दोनों ने सार्वभौमिकरण की अवधारणा पर महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए। उनके अनुसार सार्वभौमिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभिन्न सांस्कृतिक तत्व जैसे मूल्य, विश्वास और परंपराएं एक समाज से दूसरे समाज में फैलते हैं और सार्वभौमिक रूप से अपनाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, मिल्टन सिंगर के अनुसार देखते हैं। मिल्टन सिंगर ने सार्वभौमिकरण को एक प्रक्रिया के रूप में देखा, जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक तत्व यह प्रथाएं किसी एक समाज से उत्पन्न होकर समाजों में फैल जाती हैं। उनका मानना था कि यह प्रक्रिया एक तरफा नहीं होती, बल्कि इसमें सांस्कृतिक आदान प्रदान और संवाद का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इससे समाजों के बीच परस्पर प्रभाव और रिश्तों के माध्यम से बढ़ने वाली प्रक्रिया मानते हैं। रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार देखते हैं। रॉबर्ट रेडफील्ड ने सार्वभौमिकरण को संस्कृति के फैलाव के रूप में देखा। उनके अनुसार यह प्रक्रिया केवल बाहरी प्रभावों से नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन और समाजों के बीच संपर्क के कारण भी होती है। वह इसे पारंपरिक और आधुनिक समाजों के बीच का संबंध मानते हैं, जहां पारंपरिक समाज आधुनिकता और बाहरी सांस्कृतिक प्रभावों को अपनाते हैं। चलिए दोस्तों, इसके भी निष्कर्ष के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसका भी निष्कर्ष आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सार्वभौमिकरण के संदर्भ में सिंगर और रेडफील्ड का विचार यह बताता है कि यह एक द्विदिशीय प्रक्रिया है, जिसमें सांस्कृतिक तत्वों का आदान प्रदान और समावेशीकरण होता है, जो समाजों के बीच संपर्क और बदलाव के कारण संभव होता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सामाजिक आंदोलन के बारे में बताइए। सामाजिक आंदोलन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। सामाजिक आंदोलन क्या है? सामाजिक आंदोलन एक संगठित प्रयास होता है, जिसका उद्देश्य समाज में किसी विशेष मुद्दे या समस्या के प्रति जागरूकता फैलाना और उसमें बदलाव लाना होता है। यह आंदोलन समाज में सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक असमानताओं के खिलाफ संघर्ष करता है। सामाजिक आंदोलनों में लोग एकत्र होकर अपनी आवाज़ उठाते हैं और सरकार या अन्य ताकतों पर दबाव डालने के लिए विभिन्न रणनीतियाँ अपनाते हैं। इसमें असमानता, मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण और श्रमिक अधिकार जैसे मुद्दे शामिल हैं। सामाजिक आंदोलनों का लक्ष्य समाज में सुधार और बदलाव लाना होता है। चलिए दोस्तों, भारत में सामाजिक आंदोलन के बारे में जानते हैं। भारत में सामाजिक आंदोलन समाज की असमानताओं, न्याय और समानता के लिए संघर्ष करने वाले विभिन्न आंदोलनों का समूह है। ये आंदोलन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव के लिए लड़े गए हैं और विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर केंद्रित रहे, जैसे जातिवाद, महिला अधिकार, शिक्षा और श्रमिक अधिकार। चलिए दोस्तों, प्रमुख सामाजिक आंदोलन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, अहिंसा आंदोलन। महात्मा गांधी ने जिसको किया था। अहिंसा आंदोलन को किसने किया था? महात्मा गांधी ने। ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसा और सत्याग्रह का आह्वान किया गया। इसमें भारत को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अहिंसा आंदोलन में। नंबर 2, दूसरा आंदोलन भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, दलित आंदोलन। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जिसको शुरू किया था। डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय समाज में दलितों और अछूतों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया, खासकर जातिवाद और छुआछूत के खिलाफ किया। चलिए दोस्तों, तीसरे आंदोलन के बारे में जानते हैं। नारी आंदोलन, नारी मुक्त आंदोलन। महिलाओं के अधिकारों के लिए आंदोलन, जिसमें शिक्षा, समान वेतन, हिंसा के खिलाफ संघर्ष और राजनीतिक प्रतिनिधित्व शामिल है। चलिए दोस्तों, चौथे आंदोलन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। चौथा आंदोलन आपका हरित क्रांति आंदोलन। कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए आंदोलन, जिसमें भारत में खाद्य उत्पादन बढ़ाने में मदद की और किसानों को सशक्त बनाया। चलिए दोस्तों, पांचवें आंदोलन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पांचवा आंदोलन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। समाज के विभिन्न वर्गों, खासकर पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलनों का आयोजन किया गया। आरक्षण आंदोलन, इसका निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। भारत में सामाजिक आंदोलनों ने न केवल समाज में सुधार लाने का काम किया, बल्कि इन आंदोलनों ने समाज की सशक्तिकरण और समानता की दिशा में भी योगदान दिया। ये आंदोलन समाज में बदलाव और सुधार की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं विकास और प्रगति में अंतर क्या है। इसको भी जानने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले विकास के बारे में जानते हैं। विकास एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है जिसमें किसी समाज या देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संरचनाएं पिछड़ी हुई होती हैं।
इसमें अत्यधिक गरीबी, असमानता और आधारभूत सुविधाओं की कमी होती है। चलिए दोस्तों, वहीं प्रगति के बारे में जानते हैं। वहीं प्रगति प्रोग्रेस एक सकारात्मक और निरंतर सुधार की प्रक्रिया है जिसमें समाज या देश की स्थिति में विकास और सुधार होता है। इसमें आर्थिक वृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक समानता में सुधार होता है। चलिए दोस्तों, सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान वे दृष्टिकोण या मॉडल होते हैं जिनके आधार पर समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया को समझा जाता है। ये प्रतिमान सामाजिक विकास, संरचना और कार्यप्रणाली में बदलाव की दिशा और कारणों को स्पष्ट करते हैं। प्रमुख सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान निम्नलिखित हैं। चलिए दोस्तों, इसको भी जानने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, विकासात्मक प्रतिमान, डेवलपमेंटल मॉडल। इस प्रतिमान में समाज को एक उन्नति और विकास के रास्ते में देखा जाता है। इसमें समाज धीरे धीरे परंपरागत आधुनिकता की ओर बढ़ता है। यह मॉडल पश्चिमी देशों के औद्योगिकरण और शहरीकरण के अनुभवों पर आधारित होता है। इसमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक उन्नति की प्रक्रिया को प्रमुख माना जाता है। चलिए दोस्तों, इसके दूसरे मॉडल को देखते हैं। इसका दूसरा जो मॉडल है, समृद्धि और विघटन का प्रतिमान है। यह प्रतिमान समाज में परिवर्तन को निरंतर और चरणबद्ध प्रक्रिया के रूप में देखता है। इसमें समाज की संरचना धीरे धीरे विकास के साथ बदलती है, लेकिन कभी कभी यह बदलाव उथल पुथल और विघटन के रूप में भी होते हैं, जैसे क्रांति युद्ध। चलिए दोस्तों, और आगे देखते हैं संवेदनशीलता और प्रतिक्रिया का प्रतिमान। इस मॉडल में यह देखा जाता है कि सामाजिक परिवर्तन बाहरी और आंतरिक कारकों की समाज के भीतर सामाजिक आंदोलन, नई विचारधाराएं या बाहरी प्रभाव जैसे वैश्वीकरण समाज में बदलाव लाते हैं। सांस्कृतिकरण का प्रतिमान। इस प्रतिमान में यह माना जाता है कि सामाजिक परिवर्तन के कारण सांस्कृतिक विचारधारा और मान्यताएं होती हैं। जब समाज की सांस्कृतिक धारा बदलती है तो पूरे समाज में परिवर्तन होता है। उदाहरण स्वरूप धर्म, शिक्षा और पारंपरिक मान्यताओं में बदलाव से समाज की संरचना प्रभावित होती है। चलिए दोस्तों, पांचवा प्रतिमान देखते हैं, सामाजिक संघर्ष का प्रतिमान। इस प्रतिमान के अनुसार समाज में परिवर्तन संघर्ष और असहमति से उत्पन्न होता है। यह दृष्टिकोण कार्ल मार्क्स द्वारा प्रस्तुत वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष परिवर्तन का कारण बनता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं और अगले इसके निष्कर्ष के बारे में भी जानते हैं। सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न प्रतिमान समाज की संरचना, संस्कृति और विकास की दिशा को समझने के लिए उपयोगी होते हैं। ये प्रतिमान यह समझने में मदद करते हैं कि समाज कैसे बदलता है और किन कारकों के कारण यह बदलाव होता है। चलिए दोस्तों, बीयरस्ट्रीज और मैकाइवर पेज के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, बीयरस्ट्रीज के अनुसार देखते हैं। बीयरस्ट्रीज के अनुसार पहले देख लेते हैं। बीयरस्ट्रीज ने सामाजिक परिवर्तन को समाज के भीतर सामूहिक रूप से किए गए परिवर्तन के रूप में देखा। उनके अनुसार यह परिवर्तन किसी समाज के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ढांचे में होने वाले अस्थायी बदलावों का परिणाम होता है। वह मानते थे कि सामाजिक परिवर्तन केवल बाहरी प्रभाव से नहीं होता, बल्कि यह समाज के भीतर संघर्ष और विरोध के कारण भी उत्पन्न होता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे लगातार चलती रहती है और समाज के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट मैकाइवर पेज के अनुसार भी जानने की कोशिश करते हैं। मैकाइवर पेज ने सामाजिक परिवर्तन को समाज की संरचना और उसके भीतर होने वाले बदलाव के रूप में परिभाषित किया। उनका मानना था कि सामाजिक परिवर्तन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक स्वाभाविक परिवर्तन जो समाज की संरचनाओं और मान्यताओं के अनुसार धीरे धीरे चलता है, और दूसरा संवेदनशील परिवर्तन जो समाज के भीतर संघर्ष या बाहरी दबाव के कारण उत्पन्न होते हैं। वह मानते थे कि सामाजिक परिवर्तन जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है, जैसे कि सामाजिक रिश्ते, संगठन और सांस्कृतिक धाराएं। चलिए दोस्तों, इसके भी निष्कर्ष के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसका भी निष्कर्ष आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बीयरस्ट्रीज और मैकाइवर पेज दोनों की सामाजिक परिवर्तन को एक अंतर और बहुआयामी प्रक्रिया के रूप में देखते हैं जो समाज के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करती है। इन कारकों के अनुसार में समाज में बदलाव बाहरी और आंतरिक कारकों से उत्पन्न होता है, और यह सामाजिक संरचनाओं, सांस्कृतिक विश्वासों और सामाजिक संबंधों में गहरा प्रभाव डालता है। चलिए दोस्तों, सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानते हैं। सामाजिक परिवर्तन की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? सामाजिक परिवर्तन एक निरंतर और गतिशील प्रक्रिया है जो समय समय के साथ विभिन्न प्रकार के बदलाव को दर्शाती है। इसके प्रमुख तत्व और विशेषताएं निम्नलिखित हैं। चलिए दोस्तों, नंबर 1, निरंतरता। सामाजिक परिवर्तन एक निरंतर प्रक्रिया है जो समाज के विभिन्न पहलुओं में समय समय पर घटित होती रहती है। यह अचानक नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे विकसित होता है। चलिए दोस्तों, दूसरा, बहुआयामी। सामाजिक परिवर्तन केवल एक क्षेत्र में नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक
सांस्कृतिक और मानसिक क्षेत्रों में होता है। यह समाज के हर पहलू को प्रभावित करता है। और ये दोस्तों सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव के बारे में जानते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। सामाजिक परिवर्तन के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हो सकते हैं। यह समाज में सुधार और प्रगति का कारण बन सकता है, जबकि कभी कभी सामाजिक संघर्ष और असहमति भी उत्पन्न हो सकता है। चलिए दोस्तों, कारणों का विविध होना कैसा है ये देखते हैं। सामाजिक परिवर्तनों के विभिन्न कारण हो सकते हैं, जैसे आर्थिक बदलाव, राजनीतिक संघर्ष, सांस्कृतिक आदान प्रदान और बाहरी प्रभाव। समाज की संरचना में बदलाव। यह सामाजिक संरचनाओं में वर्ग, रिश्ते और संगठन के ढांचे में बदलाव लाता है। वैश्वीकरण और शहरीकरण। आधुनिक समाज में वैश्वीकरण और शहरीकरण जैसे कारक सामाजिक परिवर्तन तेजी से प्रभावित करते हैं। चलिए दोस्तों, इसके भी निष्कर्ष के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सामाजिक परिवर्तन समाज की संरचना और जीवन के तरीके से गहरे बदलाव का कारण बनता है, जो समाज, परिस्थिति और बाहरी प्रभाव के आधार पर भिन्न होता है। चलिए दोस्तों, गिलिन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन क्या है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। गिलिन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन क्या है, इसके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। गिलिन ने सामाजिक परिवर्तन को एक निरंतर और जटिल प्रक्रिया के रूप में देखा, जो समाज में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संरचनाओं में बदलाव लाती है। उनके अनुसार सामाजिक परिवर्तन केवल बाहरी प्रभाव के कारण नहीं होता, बल्कि यह समाज के भीतर विभिन्न तत्वों और कारकों के कारण भी होता है। चलिए दोस्तों, मुख्य विचार क्या थे, मुख्य विचार के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, सामाजिक परिवर्तन का महत्व। गिलिन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन समाज के विकास, समृद्धि और सुधार के लिए अनिवार्य है। वे मानते थे कि यह परिवर्तन समाज की विभिन्न संस्थाओं जैसे शिक्षा, धर्म और राजनीति में बदलाव लाता है, जिससे समाज की संरचना में सुधार होता है। चलिए दोस्तों, और भी आगे जानने की कोशिश करते हैं। कारण और प्रक्रियाएं क्या हैं, इसके कारण और प्रक्रियाएं क्या हैं। उनके अनुसार सामाजिक परिवर्तन में कई कारण होते हैं, जैसे तकनीक विकास, आर्थिक बदलाव, राजनीतिक विचारधारा, सामाजिक संघर्ष और सांस्कृतिक आदान प्रदान। ये कारण सामाजिक ढांचे में बदलाव लाने के लिए प्रमुख प्रेरक होते हैं। नैतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। गिलिन यह भी मानते हैं कि समाज में तकनीकी और भौतिक विकास के साथ साथ सांस्कृतिक और नैतिक बदलाव भी आवश्यक होते हैं। समाज में बदलाव केवल भौतिक संरचनाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह मान्यताओं, मूल्यों और जीवन शैली को भी प्रभावित करता है। चलिए दोस्तों, इसके निष्कर्ष के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। गिलिन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन एक बहुआयामी प्रक्रिया है, जो समाज के विभिन्न पहलुओं पर प्रभाव डालती है। आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों द्वारा संभव होता है, और इसका उद्देश्य समाज में सुधार, समृद्धि और न्याय की ओर बढ़ना होता है। कृषक आंदोलन। डॉक्टर तरुण माजुमदार के अनुसार कृषक आंदोलन बताइए। डॉक्टर तरुण माजुमदार ने भारतीय कृषक आंदोलन का विश्लेषण करते हुए इसे भारतीय समाज में महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक संघर्षों में एक माना। उनके अनुसार एक कृषक आंदोलन मुख्य रूप से किसानों की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए उठाए गए थे, जो सामंतवाद, जमींदारी और व्यवस्था और कृषि संबंधी नीतियों के कारण उत्पन्न होती थी। चलिए दोस्तों, इनके मुख्य विचार जानते हैं। मुख्य विचार क्या हैं। सामंती व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष। डॉक्टर माजुमदार के अनुसार कृषक आंदोलन भारत में सामंती व्यवस्था और जमींदारी प्रथा के खिलाफ था, जिसमें किसानों को आर्थिक रूप से शोषित किया। आंदोलनों ने किसानों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया और जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए संघर्ष किया। चलिए दोस्तों, कृषक आंदोलन की प्रकृति के बारे में जानते हैं। कृषक आंदोलनों की प्रकृति के बारे में जानते हैं। उन्होंने कृषक आंदोलनों को मुख्य रूप से 2 प्रकारों में बांटा। पहला था कृषक संघर्ष, जिसमें किसान अपनी जमीन और अधिकारों के लिए संघर्ष करते थे, और दूसरा था कृषक सुधार, जिसमें किसानों को उनके अधिकार और न्याय दिलाने के लिए आंदोलन किए थे। चलिए दोस्तों, देखते हैं कृषक आंदोलनों का सामाजिक प्रभाव। डॉक्टर माजुमदार ने यह भी कहा कि इन आंदोलनों ने समाज में किसानों की स्थिति को उठाने और उन्हें राजनीतिक रूप से जागरूक करने का काम किया। इन आंदोलनों के परिणाम स्वरूप किसान समाज में बदलाव आया और उन्हें उनके अधिकारों के लिए संगठित होने की प्रेरणा भी मिली। चलिए दोस्तों, इसके निष्कर्ष के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसका निष्कर्ष क्या है। डॉक्टर तरुण माजुमदार के अनुसार कृषक आंदोलन भारतीय समाज के सामाजिक और आर्थिक ढांचे में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण कदम था। इन आंदोलनों ने किसान के अधिकारों को उजागर किया और सामाजिक न्याय की दिशा में एक मजबूत कदम उठाया। चलिए दोस्तों, जननांकिकीय के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जननांकिकीय क्या है। जननांकिकीय, जिसको इंग्लिश में डेमोग्राफिक बोलते हैं। डेमोग्राफिक शब्द का अर्थ किसी समाज की जनसंख्या के सांख्यिकीय पहलुओं से है, जैसे आयु, लिंग, जाति, धर्म, शिक्षा, रोजगार, जन्म दर, मृत्यु दर और अप्रवासन। यह अध्ययन समाज की संरचना, विकास और बदलाव को समझने में मदद करता है और नीतियों की योजना बनाने में सहायक होता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की। इसका उद्देश्य भारतीय समाज में धार्मिक सामाजिक सुधार लाना था। यह समाज हिंदू धर्म के अंधविश्वासों और कुरीतियों के खिलाफ था और इसका लक्ष्य एकेश्वरवाद, शिक्षा और महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देना था। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन का। स्थानीयकरण क्या है? स्थानीयकरण के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। स्थानीयकरण क्या है? स्थानीयकरण का अर्थ वैश्विक या बाहरी तत्वों को स्थानीय संस्कृति, परंपराओं, मान्यताओं के अनुसार ढालना है। यह प्रक्रिया किसी उत्पाद, सेवा या विचार स्थानीय जरूरतों और परिस्थितियों के हिसाब से अनुकूलन को दर्शाती है। स्थानीयकरण का उद्देश्य किसी विशेष स्थान पर अधिक प्रभावी और स्वीकार बनाना होता है। चलिए दोस्तों, सामाजिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सामाजिक परिवर्तन क्या है? सामाजिक परिवर्तन का अर्थ समाज में समय के साथ होने वाले बदलाव से है। यह बदलाव पारंपरिक दृष्टिकोण से मान्यताओं, मूल्यों और संरचनाओं में होते हैं। ये परिवर्तन तकनीकी और आर्थिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक कारणों से हो सकते हैं जो समाज की प्रगति और विकास की दिशा में योगदान करते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विकास क्या है? विकास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। विकास का तात्पर्य किसी समाज, देश या व्यक्ति की प्रगति और समृद्धि से है। यह शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से होता है, जिसमें जीवन स्तर में सुधार, संसाधनों का बेहतर उपयोग और मानवीय कल्याण में वृद्धि होती है। विकास समाज को नई नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लौकिकीकरण के बारे में बताएं। लौकिकीकरण का अर्थ धार्मिक या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समाज की दृष्टि में बदलाव लाना है। इसमें धर्म, धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं को समाज के सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में अलग कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया समाज में तर्क, विज्ञान और मानवाधिकारों की भूमिका को बढ़ावा देती है। चलिए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चिपको आंदोलन एक पर्यावरणीय संरक्षण आंदोलन था जो 1973 में उत्तराखंड, तत्कालीन उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ। इस आंदोलन में स्थानीय ग्रामीण महिलाओं और अन्य लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए उन पर चिपककर विरोध किया। यह आंदोलन वनस्पति संरक्षण और पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण रहा। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को। सांस्कृतिकरण। सांस्कृतिकरण के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सांस्कृतिकरण का अर्थ एक समाज में विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों का समावेश और आदान प्रदान से है। यह प्रक्रिया व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन में भाषा, कला, रीति रिवाज, विश्वास और आस्थाओं के बदलाव को दर्शाती है और सांस्कृतिकरण समाज में नई पहचान और सांस्कृतिक विविधता को जन्म देती है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन। क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन क्या है? क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन समाज में मौलिक बदलाव लाने के उद्देश्य से होते हैं। ये आंदोलन पारंपरिक सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक ढांचों को चुनौती देते हैं और नया समाज रचनात्मक दृष्टिकोण से स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इनका उद्देश्य उत्पीड़न, असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों।